म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो भैया, 15 से 20 रिजल्ट मिल जाएगा। अरे इस केस में नहीं करने का, ऐसे ही नहीं सब कह रहे हैं अरे म्यूचुअल फंड सही है तो हम भी चले इसमें। अरे देखो पहले आपकी ज़रूरत क्या है। 20 साल तक ऐप ना रहा है, बंद हो गया ऐप तो। बहुत मज़ा आ रहा है भैया, बहुत मज़ा आ रहा है, आपके साथ साथ हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है। कमेंट बॉक्स में देखिए, आपके 2 सेशन अभी तक हमने कर लिए इस फ्री म्यूचुअल फंड सीरीज कोर्स कह लो, सीरीज कह लो, SIP कोर्स कह लो, जो कहना है। आज हम पहुंच गए तीसरे चैप्टर तक, और तीसरे चैप्टर में आज हम बात करेंगे देसी मायने म्यूचुअल फंड के क्या हैं। ठीक है, टेक्निकल भाषा हमने बहुत समझ लिया, लेकिन देसी कुछ एग्जाम्पल देके समझा सकते हो समझाओ। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमको ऐसा कुछ समझाओ समझा सकते हो। ठीक है, आज समझाएंगे। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, भैया बतेरे टाइप के म्यूचुअल फंड है, इतने टाइप के म्यूचुअल फंड है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क होता है सर, कहाँ ज़्यादा मुनाफा है, ये जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ ज़्यादा रिस्क है, कहाँ आपका पैसा डूब सकता है, सबसे पहले वो जानो। सर किस गली में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस गली में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस गली में कुत्ता काट लेगा। तो आज हम वो जानेंगे भैया कौन से म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क है। अच्छा, साथ में जानेंगे कौन से म्यूचुअल फंड से बच के रहना। अरे बाबा, सारे म्यूचुअल फंड फायदेमंद नहीं होते, कुछ म्यूचुअल फंड नुकसानदेह भी होते हैं चाचा, एकदम भयंकर नुकसानदेह। तो बताएंगे आज वो भी। ELSS, अगर आप नौकरी चाकरी करते हो, टैक्स सेविंग का इरादा है आपका, आपकी दिली तमन्ना है कि मैं टैक्स बचा लूँ अपना, ये बहुत मदद करेगा आज, आपकी बहुत मदद करेगा ये। तो आज हम वो भी सीखेंगे। बढ़ल जाए आगे, चलो बढ़ल जाए। अरे लास्ट सेशन का ये स्लाइड है, तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर इस स्लाइड में क्या बात करा था कि एवरेजिंग की ताकत, कितनी ताकतवर चीज़ है एवरेजिंग। इंडिविजुअल स्टॉक में किया हुआ नुकसान से बचा देता है आपको म्यूचुअल फंड। जैसे हमने बात करा था, क्या हमने बात करा था, रिलायंस का स्टॉक 100 रुपये में खरीदा गया, लेकिन अगर इंडिविजुअली सिर्फ हमने रिलायंस का स्टॉक खरीदा होता है बजाय कि उसकी म्यूचुअल फंड में, तो सर 100 का 90 हो गया, तो लॉस हो जाता ना। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदा था, तो म्यूचुअल फंड तो थोड़ा ये खरीदा, थोड़ा ये खरीदा, थोड़ा ये खरीदा, थोड़ा ये खरीदा, तो एवरेजिंग करके अपने को फायदा ही हुआ था। क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट करा और उसने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो 2-3 कंपनियां अगर लॉस में है तो बाकी 6-7 कंपनियां प्रॉफिट में है, तो लॉस को वो कवर कर देती है। 5 कंपनियां लॉस में है और 5 कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, तो वो कवर कर देती है एवरेजिंग के जरिए। तो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में समझा है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आई बटन पे प्लेलिस्ट है और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है। बाकी 2 सेशन जो हमने किया है वो देख लेना अगर नहीं देखा तो। एवरेजिंग बड़ी ताकतवर चीज़ है सर, एवरेजिंग के जरिए बड़े बड़े लॉस को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हमने एवरेजिंग की बात करी थी, हेजिंग कहते हैं उसको। खैर ऑप्शन ट्रेडिंग वाला तो जिक्र बाद में करेंगे हम, वैसे कर चुके हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीखना है तो हमने कुछ वीडियोज़ करे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर। हाँ वाह, देसी अंडरस्टैंडिंग समझो भैया, ये क्या है सर, इसको हमारे यहाँ कहते हैं गुल्लक। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ बचपन में आपने करा है कि नहीं करा मुझे नहीं पता, हमने तो खूब करा है भैया। जो मिडिल क्लास, कम तबके वाले, कम इनकम वाले ग्रुप वाले परिवार होते हैं, वहाँ गुल्लक बहुत चलता है। तो मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे पहली बार साइकिल खरीदना था, तो मेरी बड़ी बहन 5 रुपये रोज़ डालती थी, मेरे पापा 5 रुपये रोज़ डालते थे, मम्मी 5 रुपये रोज़ डालती थी, ताकि मेरे लिए साइकिल आ सके। तो 3-4 महीने लगे थे, तो 3-4 महीने बाद हमने एक अपने लिए सेकेंड हैंड साइकिल लिया था उस गुल्लक की वजह से। तो उस गुल्लक का इस्तेमाल क्या हुआ सर, 4 लोग पैसा उसमें डाल रहे हैं, और किस लिए डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को समझो वो गुल्लक होता है सर। यहाँ तो परिवार के 4 लोग थे, यहाँ देश के हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो कि एक फंड में पैसा डाल रहे होते हैं। जिसने जितना डाला उतना उसको रिटर्न होकर के वापस मिलता है। यहाँ तो खैर हिसाब किताब नहीं होता कि मम्मी ने कितना डाला, पापा ने कितना डाला, लेकिन वहाँ पूरा हिसाब किताब होता है कि किसने कितना डाला, किसका पैसा कितना ग्रो हो रहा है, पूरा हिसाब किताब होता है। तो गुल्लक समझ लो सर म्यूचुअल फंड। अब समझ में आया देसी भाषा में, नहीं समझ आ रहा म्यूचुअल फंड सर गुल्लक है और कुछ नहीं। एक ऐसा गुल्लक जहाँ पूरे देश से लोग उसमें पैसा डालते हैं। अच्छा, गुल्लक के टाइप भी होता है क्या, एक ही टाइप का गुल्लक होता है क्या, एक ही गुल्लक होता है क्या? नहीं सर, बहुत टाइप के गुल्लक होते हैं, बताता हूँ। गुल्लक है म्यूचुअल फंड, हमने ये समझ लिया सर। मैनेज्ड बाय AMC का जिक्र हमने लास्ट सेशन में भी किया था। एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये, या फिर इसको म्यूचुअल फंड कंपनी भी आप कह लो। म्यूचुअल फंड कंपनी बोलो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलो। आज के समय में भारत में सर लगभग 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 44 म्यूचुअल फंड वाली कंपनी 44 है आज के टाइम पे। और हर कंपनी में कम से कम 10, 12, 15, 20, 25 गुल्लक हैं। गुल्लक मतलब अलग अलग टाइप के
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अलग अलग फंड है, अलग अलग म्यूचुअल फंड है उनके पास। अब सोचो 44 इंटू अगर 10 भी करें हम, कहाँ जाता है नंबर भैया ये। ठीक है, अब देखो एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये सीन देख के कुछ याद आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरा लिख के मुझे बताओ ये कौन सी मूवी का सीन है। सलमान खान है ये। 3 गुल्लक, भगवान के लिए, दादी के आंखों के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए गुल्लक। मुझसे शादी करोगी, बहुत भीड़ थी भैया। अब याद है उस वक्त हम पढ़ाई कर रहे थे और टिकट लेने जाते तो टिकटें नहीं मिलता था, ब्लैक में टिकट फुल। चौथे दिन गए थे तब जाके टिकट मिला था, तब जाके ये फिल्म हमने देखा था। फिल्म के तो बचपन से शौकीन रहे हैं तो चलता है इसे। तो यहाँ गुल्लक से समझो, शौकीन तुम्हारा गोली। गुल्लक भैया देखो, एक गुल्लक का पर्पस इसका अलग था, दूसरे गुल्लक का पर्पस अलग था, तीसरे का गुल्लक का अलग, चौथे गुल्लक का अलग। हर गुल्लक का पर्पस अलग अलग है। इसी तरीके से एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। जैसे कंपनी तो कितने बोला, कितनी म्यूचुअल फंड कंपनी है? 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है भारत में, और हर एक कंपनी में अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी डेट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ कर रही है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बोल दिया मैंने, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम बात कर रहा हूँ। एक ही कंपनी के अंदर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी इधर इन्वेस्ट हो रहा है, कोई म्यूचुअल फंड फिर से कंपनी निकल गया। अरे क्या हो गया आज, कुछ खाओ के बैठे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक ही कंपनी के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम इधर इन्वेस्ट कर रही है, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम इधर इन्वेस्ट कर रही है। वो सब स्कीम्स क्या है सर? गुल्लक। हर एक गुल्लक का जैसे पर्पस है वैसे ही हर एक स्कीम का पर्पस है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से स्कीम होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? मुझे लगता है म्यूचुअल फंड अब नहीं भूलोगे। क्या होता है म्यूचुअल फंड भैया? गुल्लक होता है। क्या एक ही टाइप का गुल्लक है? नहीं, बहुत टाइप के गुल्लक होते हैं, अलग अलग पर्पसेस। आपको भी कोई बाइक खरीदनी हो, साइकिल खरीदना हो, कुछ चेन खरीदना हो, कुछ खरीदना हो, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए आज भी घरों में हम गुल्लक मेंटेन करते हैं ना? करते हो क्या? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मज़ा आएगा। आपके कमेंट में सारे पढ़ता हूँ। देखो रिप्लाई करने का भाई टाइम नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ने का प्रॉपर टाइम होता है मुझे। हर एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तभी तो आपने जितने सवाल वगैरह अब तक पूछे हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सब कुछ इकट्ठा किया जा चुका है। सारे सवालों के जवाब हम धीरे धीरे कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब सर ये मोटा मोटी हमने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिखा है। इतना ही नहीं है सर, कम से कम 15, 20, 25, 30 से भी ज़्यादा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। सब हमारे रिलेवेंट है नहीं, उतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम मोटा मोटी अपने को इतना है तो इतना हम समझेंगे। पहला है सर इक्विटी फंड। इक्विटी फंड वो फंड होता है जिसका पर्पस ये है कि वो सिर्फ एक स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा होता है सर टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड उनके लिए है जो कि टैक्स बचाना चाहते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, पैसा बचाना है उनको, टैक्स बचाना है, तो उनके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है ये सर। उसके बाद है डेथ फंड। डेथ नहीं, मरने वाला फंड नहीं, डेट बोलते हैं इसको, कर्जे वाला। जैसे बहुत सारी कंपनियों को अब तक आप बैंक से कर्जा लेते थे ना सर, इस फंड के तहत आप बैंकों को कर्जा देते हो। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को आप कर्जा देते हो, बदले में वो आपको इंटरेस्ट देती हैं। ऐसा इस फंड के तहत ऐसा होता है। हाइब्रिड फंड समझ लो, मिलीजुली सरकार। अभी जैसे हुआ है ना, वो बीजेपी एक तरफ और देश की सारी पार्टी एक तरफ मिलकर के एक सरकार बन गई है, तो मिलीजुली सरकार, वो हाइब्रिड एक नई टाइप की सरकार बन गई है वो। तो ऐसा ही ये हाइब्रिड टाइप का फंड है, अलग अलग चीज़ों को मिला करके एक फंड। मतलब एक ही फंड में दादी के आंखों का भी ऑपरेशन होने वाला खर्चा है, एक ही फंड में बहन की शादी वाला भी, एक ही फंड में बहन की पढ़ाई वाला भी, पैसा थोड़ा थोड़ा करके। इंडेक्स फंड, इसकी कहानी अलग ही है, आगे बढ़ेंगे तभी सीखेंगे। आगे बढ़े। इक्विटी फंड्स, कौन कौन से इक्विटी फंड्स होते हैं जरा ये भी समझे सर हम। सबसे पहला होता है सर लार्ज कैप फंड। इसका मतलब समझो, यहाँ पे 3 शब्द हैं, लार्ज कैप फंड। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा, वो वाला नहीं। लार्ज का मतलब बड़ा, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, कैपिटल मतलब पैसा, फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसको इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट के सिर्फ
बड़ी बड़ी कंपनियों में। कौन सी बड़ी कंपनी? सर 80% पैसा इस फंड का आपके टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। लगभग 5000 के आसपास स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड है सर। उस 5000 में से टॉप के जो 100 कंपनियां हैं, आपका 80% पैसा वहां इन्वेस्ट होता है। बाकी 20% कहां जाता है सर? बाकी 20% बैलेंस करने के लिए इधर उधर इन्वेस्ट किया जाता है आपके फायदे के लिए। तो मेजर फंड आपका उन बड़ी कंपनियों में जाता है, इसलिए इसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं, जिसका मतलब होता यह है कि सर आपका रिस्क लोवेस्ट हो जाता है। वो लार्ज कैप कंपनियां कौन सी हैं सर? टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि भारत की इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है इन कंपनियों पर। तो इनमें इनके डूबने का या इनके बर्बाद होने का चांसेस ना के बराबर होता है। तो रिस्क इसमें कितना है सर? लोएस्ट, सबसे कम रिस्क है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी है। अच्छा, चूंकि लोएस्ट रिस्क है तो आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। 12 से 15% का रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन मेरे हिसाब से सर 10 साल से ज़्यादा, हर आदमी के हिसाब से अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से सर 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टिंग अगर है तो उसको लॉन्ग टर्म कहेंगे। लॉन्ग टर्म में 10 से 15% का रिटर्न अच्छा मिल जाता है, और ये 10 से 15% कम नहीं है भैया। हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में दिखाया था 15% रिटर्न की वजह से क्या होता है। 6000 हर साल दोगे और आपका पैसा 1 लाख बढ़ जाएगा। क्या हमने बोला था? 6000 दोगे और 1 लाख बढ़ जाएगा। फिर अगले साल 6000 दोगे, फिर अगले साल 1 लाख बढ़ जाएगा। फिर अगले साल 6000 दोगे, फिर अगले साल 1 लाख बढ़ जाएगा। ये पूरा खेल हमने दिखाया था आपको पहले सेशन में, देखिए। ठीक है, तो लोएस्ट रिस्क है और 12 से 15% का रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में से मान सकते हो। दूसरा होता है सर मिड कैप फंड, बीच वाली कंपनियां। कहां से बीच वाली कंपनियां? सर 101 से लेकर के 250 नंबर के बीच जो कंपनियां होती हैं उसको बोलते हैं मिड कैप कंपनियां। ये नंबर कैसे डिसाइड हो रहा है सर? कैपिटल, मार्केट कैपिटल के बेस पे। मान लो बड़ी कंपनियों का कैपिटल था 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़। छोटी कंपनियां मतलब उसी घटते घटते, एक 25 था, दूसरा 22 लाख करोड़, तीसरा 20 लाख करोड़, 19 लाख करोड़, ऐसे नीचे नीचे आते 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 कोई तो नंबर होगा ना भैया, 101वें नंबर पे कोई कंपनी होगी। उससे लेकर के 250वें नंबर तक जो कंपनियां होती हैं उसको बोलते हैं सर मिड कैप, मिड कैप फंड। 65% पैसा उसमें डाला जाता है 101वें से लेकर के 250 के बीच में। बाकी पैसा बैलेंस करने के लिए इधर उधर इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें सर रिस्क मैं कहूँगा मीडियम है, लोवेस्ट से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं। इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां है भैया वो। और रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो सर 10 से 20% लॉन्ग टर्म में। वहाँ 12 से 15 मैंने बोला, यहाँ 10 से 20, मतलब मिनिमम भी कम हो सकता है और मैक्सिमम भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ 12 से शुरू हो रहा था, यहाँ 10 से आप मान सकते हो। आगे क्यों बढ़ गया? नाराज हो गया क्या ये? अरे हाँ, अब आए ना हम लाइन पे। कभी कभी नाराज हो जाता है ये, ठीक है। तो 10 से 20% आप इसमें लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तीसरा होता है सर स्मॉल कैप फंड। ये झंडू फंड होते हैं मेरे हिसाब से। दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं जो आपको इधर इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। अच्छे अच्छे लोग इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है सर। लेकिन रिटर्न जहाँ ज़्यादा मिलता है ये भी मान लो, आपके पैसे की लंका लगने के चांसेस भी वहीं सबसे ज़्यादा हैं। तो हम तो ऐसे आदमी हैं जब पैसे का रिस्क नहीं चाहिए अपने को, अपने पैसे पर हमको रिस्क नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो देख लो भैया। तो मेरे हिसाब से ये सबसे झंडू फंड होता है, सबसे झंडू फंड, इधर जाना नहीं। और इसके झंडू होने का इतिहास भी है। अभी कोविड के टाइम पे कोई तो म्यूचुअल फंड कंपनी थी, तो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसके कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब कोविड आया था, बुरा टाइम आया था, पूरा स्टॉक मार्केट डाउन था, तो उसने झंडू कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा था, छोटी छोटी कंपनियों में। अब सारे के सारे उसमें कुछ कंपनियां बर्बाद हो गई, बंद हो गई, तो भैया इनका फंड फिर कहाँ बचेगा? जब मैक्सिमम कंपनी 10 में से आपकी 7-8 कंपनियां एकदम सब डूबने के कगार पे हैं, तो आपका फंड भी डूब गया ना। और प्लस उसमें से लोगों ने निकालना भी शुरू कर दिया था, तो फंड बंद हो गए थे सर। तो थोड़ा बहुत यहाँ रिस्क भी होता है, लेकिन इन्हीं के केस में होता है। इधर और इधर सेफ है, इधर तो सबसे ज़्यादा सेफ है। इधर, अरे काहे तुम नाराज हो रहे हो भैया? इधर तो बिल्कुल सेफ है, नाराज है हाजी है, ठीक है। इधर थोड़ा सा रहता है, इधर तो सबसे ज़्यादा रहता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा झंडू फंड है। कौन फंड है सर? ये 65% पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं 251वें से लेकर के 251वें से नंबर से नीचे जितनी कंपनियां होती हैं सर, 90% कंपनियां उधर ही हैं। 5000 कंपनियों में से
इतना इतना इतने नंबर 250 कंपनियां तक तो यहाँ तक आ गई, लेकिन 250 से नीचे की सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आती है। मैं उनको कहता हूँ झंडू कंपनी, उधर नहीं जाने का, आपकी मर्जी, जाना है तो जाओ। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि जाना चाहिए, पैसा मल्टीप्लाई होता है, जल्दी पैसा डबल होता है। जाओ ना भैया, जल्दी के चक्कर में डूबता भी उन्हीं का है। ठीक है, इसमें रिस्क हाईएस्ट है सर, सबसे ज़्यादा, लेकिन रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिल सकता है। 5% से लेकर के 30%, सर मिनिमम देखो 5% और मैक्सिमम 30% भी मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर 30 से ज़्यादा 5 का भी ध्यान रखो। सर मैं तो उस तरह का आदमी हूँ, कैपिटल अपना जाना नहीं चाहिए सर। हाँ, कुछ लोग होते हैं पैसे पर रिस्क लेने वाले, लेकिन आप अगर मुझसे पूछो कि पैसे पर रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम तो उस तरह के आदमी नहीं है। पैसे पर अपने को रिस्क नहीं चाहिए सर। 10 का 20 ना हो चलेगा, लेकिन 10 का 5 नहीं होना चाहिए, 10 का 15 ही हो जाए, बढ़िया अपने लिए। तो आप भी उस तरह के आदमी हो तो स्मॉल कैप फंड से दूर रहो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। अगला फंड होता है सर मल्टी कैप फंड, इसको फ्लेक्सी कैप फंड भी बोलते हैं। मतलब फ्लेक्सी मतलब इधर उधर करने वाला। 65% पैसा ये लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों टाइप की कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। प्लस यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि रीबैलेंस करते रहते हैं मार्केट सिचुएशन। कभी मार्केट उस कंपनी में, वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, करने लग गई है या करने वाली है, तो उधर इन्वेस्ट कर दिया, या इधर से निकाल के ये खराब हुआ, इधर से निकाल करके उसमें डाल दिया, उधर से निकाल के उसमें डाल दिया। ये रीबैलेंस करते रहते हैं, तो बड़े एक्टिव रहना पड़ता है इसमें। फंड मैनेजर्स को एक्टिव रहेंगे तभी तो इधर का उधर, इधर का उधर। तो यहाँ में ये फंड अच्छा होता है मेरे हिसाब से। इस फंड में रिस्क लोवेस्ट या हाईएस्ट नहीं कहूँगा मैं, ये मीडियम है इस फंड में रिस्क, और यहाँ पर 12 से 20% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चौथा है सर, चौथा नहीं अगला है, कौन सा, 1 2 3 4 5वां, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS। मैं इसी के बारे में कह रहा था शुरुआत में। आप अगर उनमें से हो, टैक्स बचाना चाहते हो, तो ये बड़ी हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, आगे इसके बारे में समझते हैं हम। हाउ टू इन्वेस्ट इन बेस्ट म्यूचुअल फंड। मैं कहूँगा वेट टिल नेक्स्ट सेशन। अभी जितना मैंने आपको समझाया ना, 4-5 फंड, 4-5 और ELSS भी अभी समझाऊंगा, और आज के सेशन में भी कुछ और भी समझाऊंगा मैं आपको। उन सबको समझने पर आप खुद डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आप चाहो कि मेरे हिसाब से कौन कौन से फंड्स अच्छे हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में भी बताने वाला हूँ। और तब तक के लिए आप अपना ब्रोकर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एंजल वन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आप अपना KYC वैसे कंप्लीट कर लीजिए। 2 से 3 दिन लगता है KYC कंप्लीट होने में, ताकि जब हम अगले सेशन में आपको फंड्स वगैरह करके दिखाएंगे, लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि इन्वेस्ट करते कैसे हैं, सही फंड चूज करते कैसे, तो आप रेडी हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, इसका पर्पस है सर टैक्स बचाना। आगे बताता हूं, पहले समझ लेते हैं ये है क्या। सर 80% पैसा, 80% ये क्या होता है, 80 नहीं 80% पैसा आपका स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ये। जैसे स्टॉक्स में 80% जा रहा है तो ठीक है, मिक्स करेंगे, थोड़ा लार्ज, थोड़ा मिड, थोड़ा इधर उधर उधर उधर, 80% करेंगे। टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख रुपए का ATC, जो लोग जॉब वॉब करते हैं सबको वैसे मिलता है, लेकिन जॉब वॉब करने वाले ज़्यादा ATC को जानते हैं। तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। कौन से सेक्शन में, ATC के तहत। 3 साल का लॉक इन भी होगा, यह भी ध्यान रखिए। अभी लॉक इन की भी कहानी आगे बताता हूं सर। लॉक इन क्या होता है, 3 साल तक आप इस फंड को निकाल नहीं सकते। देखो सर, SIP की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। सबसे अच्छी बात भी यही है और सबसे बुरी बात भी यही है। सबसे अच्छी बात इसलिए है कि इन्वेस्टर को एक कंफर्ट देता है कि मेरा पैसा मैं कभी भी निकाल सकता हूं भैया। और सबसे बुरा इसलिए है कि इस कंफर्ट की वजह से आदमी 1 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट टिकने नहीं देता। LIC वगैरह में या दूसरे इंश्योरेंस या दूसरे कोई सरकारी PPF वगैरह में जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो 15-15 साल तक आदमी देखता नहीं है, दिए जा रहा। यहाँ रोज खोल के देखता है कितना बढ़ा मेरा, कितना घटा, और इस चक्कर में 1 ही साल के अंदर अपना SIP बंद कर देता है। सर मैक्सिमम लोग अपना SIP 1 साल भी नहीं चलने देते, तो 10 साल का घंटा चलने देंगे वो। तो खैर, सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है। टैक्स सेविंग फंड यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS की सबसे अच्छी बात यह है कि 3 साल का लॉक इन है, 3 साल से पहले हिलने नहीं देगा। अगर लेने गए तो कॉलर पकड़ के धक्का मार करके बाहर निकाल देगा, नहीं निकाल सकते, 3 साल तक छोड़ो। और ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। नॉर्मली फॉर टैक्स सेविंग पीपल
हैव लो रिटर्न प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, पीपीएफ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नॉर्मली जो लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं ना, उनके पास ऑप्शन जो भी अवेलेबल है वो रिटर्न बहुत कम देते हैं। जैसे कुछ अभी बात करूंगा, जैसे देखो ये कुछ फंड्स हैं सर, एनपीएस है, पीपीएफ है, टैक्स सेविंग एफडी है, एंडोमेंट इंश्योरेंस आप कह लो। तो ये सब में ना आपको रिटर्न सर वही 6% 7% के आसपास आपको मिलता है, और कुछ जगहों पे तो 5% भी मिलता है। तो रिटर्न बहुत कम है। और ईएलएसएस चूंकि एक म्यूचुअल फंड है, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ 12 से 15% भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो लगभग डबल है ना उन ट्रेडिशनल तरीका जो है टैक्स सेविंग फंड का। तो मेरे हिसाब से टैक्स सेविंग के पर्पस से सर ईएलएसएस बेस्ट 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 टैक्स सेविंग के पर्पस से, ठीक है। अच्छा, लॉक इन के बारे में भी बात करें। एनपीएस में पैसा आप कब निकाल सकते हो सर? रिटायर होने के बाद ही निकाल सकते हो, उससे पैसे नहीं। उससे पहले मांगने जाओगे ले लपड़ पे मार मार के भगा देंगे, ठीक है। पीपीएफ में अगर पैसा डालना आपने शुरू किया तो 15 साल से पहले आना मत, बिल्कुल नहीं। टैक्स सेविंग एफडी, एक एफडी और टैक्स सेविंग एफडी दोनों अलग अलग होते हैं सर। टैक्स सेविंग एफडी में अगर आप कर रहे हो तो वहां लॉक इन 5 साल का, 5 साल से पहले आना मत। एंडोमेंट इंश्योरेंस, जैसे आप जो जीवन निगम, बहुत सारे टाइप के वेल्थ प्लान, अश्योर्ड वेल्थ, डबल वेल्थ, गारंटीड, मनी बैक, ये सब एंडोमेंट इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस के बारे में नहीं कह रहा मैं, खैर इंश्योरेंस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो शेविंग वाला है ना, वहाँ पे सर लॉक इन कम से कम 5 साल का होता है। कई सारे तो 15 साल 20 साल वाले भी होते हैं, लेकिन कम से कम 5 साल का होता है। बुराई नहीं कर रहा मैं, ठीक है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। ईएलएसएस इकलौता ऐसा फंड है सर टैक्स सेविंग के पर्सपेक्टिव से जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, मतलब मिनिमम कम से कम लॉक इन है इसमें, ठीक है। और हाइयर रिटर्न, इन सब से ज्यादा रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ईएलएस में है, और इन सब से कम लॉक इन है। अच्छा, लॉक इन होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 ही साल के लिए इसमें कर सकते हो। 3 साल से ऊपर तो कितना भी करो, 10 साल 20 साल 50 साल कितना भी करो, लेकिन 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। डू यू वांट टू नो अबाउट द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड से पता है आपको लोन भी ले सकते हो आप, बताऊंगा इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में। अच्छा, म्यूचुअल फंड से आपको पता है कि डेली नहीं, मंथली इनकम कमाने का भी आप जुगाड़ कर सकते हो। मंथली इनकम म्यूचुअल फंड से, ये भी बताऊंगा। चलो आगे बढ़ जाए। वाई म्यूचुअल फंड सो पॉपुलर, क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है म्यूचुअल फंड? जिसको भी देखो म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करो। सर पहला रीजन तो ये है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पे सिर्फ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में, ईएलएसएस हो, बीएलएसएस हो, डीएलएसएस हो, कोई भी हो सर, 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। 500 रुपए से किधर स्टार्ट हो रहा है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हैज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जितना भी कर लो, 500 रुपए से ऊपर कितना भी कर लो। वैसे बहुत जगह पे 100 रुपए अभी भी है, कुछ टाइम पहले तो 100 रुपए से हो जाता था, अब 500 रुपए से होता है। रिस्क इज ओनली रिलेटेड टू मनी ऑन पर्टिकुलर टाइम। हाँ, ये लाइन जरा समझना सर, जैसे मैंने अभी लिखा था ना, लोएस्ट रिस्क, मीडियम रिस्क या हाईएस्ट रिस्क। स्मॉल कैप फंड को छोड़ करके रिस्क मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में सिर्फ इतना होता है कि आप अगर ये चाहो कि मुझे 15वें साल में पूरा पैसा चाहिए निकालना है, तो वो आप म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो बेटी की शादी इतने साल पे मुझे करना है, तो इतने साल पे मुझे एक मोटा फंड चाहिए तो मुझे निकालना है, या बेटे की शादी या बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ भी 18वें साल पे मुझे इतना मोटा फंड म्यूचुअल फंड से निकालना है। तो ये एक्सपेक्ट करके आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप पीपीएफ में करें बेटर है, या किसी एंडोमेंट इंश्योरेंस में करें वो बेटर है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में करें वो बेटर है। रीज़न है उसका, क्योंकि सर वहाँ पे गारंटीड रिटर्न होता है। तो रिटर्न भले ही कम होता है लेकिन गारंटीड होता है। अगर 18वें साल बोल रहा है कि वहाँ 20 लाख आपको मिलेगा, तो सर 20 लाख मिलेगा 18वें साल पे। लेकिन म्यूचुअल फंड, आपको जैसा पता है कि स्टॉक मार्केट में जब पैसा लग रहा है, तो सर यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि 18वें साल पे 20 लाख मिलेगा। अगर 18वें साल पे कोविड जैसा कोई बीमारी प्रॉब्लम आ गया और पूरा ही मार्केट डाउन है, तो सर जो 20 लाख मिलने वाला था वो हो सकता है कि 12 लाख पे आ चुका हो। उस वक्त आप फंड नहीं निकालना चाहोगे, 8 लाख लॉस में है ना। तो म्यूचुअल फंड में अगर रिस्क है तो सिर्फ इतना
कि मनी ऑन पर्टिकुलर टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद छोड़ दो, फिर तो बढ़ना ही है। अभी जैसे कोविड आया तो सारा स्टॉक मार्केट नीचे गया, लेकिन कोविड खत्म होते ही देखो 2 साल में क्या हुआ, मार्केट तड़ से ऊपर चला गया, पहले जितना था उससे डबल पे चला गया। वो बढ़ना ही है मार्केट, ये सही है। म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा ही देगा, ये तय है। लेकिन लंबे समय में और कितने साल पे आपको पैसा निकालना है, आप ये डिसाइड करके म्यूचुअल फंड में मत करो। अगर आप कहते हो 15वें साल पे 20वें साल पे मुझे चाहिए इतना, तब इस सोच के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। एक बड़ा रीज़न बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो भैया 15 से 20 रिजल्ट मिल जाएगा। अरे इस केस में नहीं करने का। इस केस में करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा किसी एंडोमेंट इंश्योरेंस में चले जाओ, किसी पीपीएफ में चले जाओ, एनपीएस तो खैर रिटायरमेंट में मिलेगा। ऐसे किसी फंड में, कोई सरकारी फंड में जाओ जहां पे फिक्स गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। इधर गारंटीड नहीं है सर, गारंटीड नहीं है इधर। कौन लोग को करना चाहिए सर? जो लोग पैसा को ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि 18वें साल पे 20वें साल को पैसा 25वें पे भी मिलेगा तो भी चलेगा, 30वें पे भी निकालेंगे तो भी चलेगा। अगर ये सोच है तो उनके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ है ही नहीं। उनके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ है ही नहीं। उनको तो मैं ये कहूँगा किसी भी सरकारी इन्वेस्टमेंट में मत जाना सर, यही बेस्ट है आपके लिए, ठीक। लेकिन फिक्स्ड वाले के लिए मैं कहूँगा सरकारी बने जाओ। इन्वेस्टमेंट के साथ ये समझना जरूरी है सर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या है। ऐसे ही नहीं सब कह रहे हैं अरे म्यूचुअल फंड सही है तो हम भी चले इसमें। अरे देखो पहले आपकी ज़रूरत क्या है। अगला, मनी कैन ओनली बी ऑन रिस्क विद स्मॉल कैप फंड्स ओनली। जैसे मैंने बोला, पैसे का अगर रिस्क है तो स्मॉल कैप फंड्स में है, बाकी मिड और लार्ज में पैसे का रिस्क नहीं है, टाइम का रिस्क है। टाइम हमने बताया 15वें साल पे चाहिए तो हो सकता है 20वें भी मिले, क्योंकि उस वक्त डाउन हो सकता है मार्केट, ऐसा करके। सम स्मॉल कैप फंड आर क्लोज्ड ड्यूरिंग कोविड में कुछ स्मॉल कैप फंड क्लोज भी हुए थे। अच्छा, जब क्लोज भी होते हैं ना तो आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मन हुआ भैया क्लोज करो, बंद करो, शटर गिराओ, पैसा जिसका आया आने दो, अपने भैया में रखना, ऐसा नहीं होता है। सेबी को पहले बताना पड़ता है, और जिन लोगों का फंड वहाँ बचा हुआ है ना सर, वो किसी और स्कीम के साथ मर्ज होगा। पैसे का खतरा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपका 20 लाख रुपए घट करके 15 लाख हो गया है तो 15 लाख वो कंपनी लेकर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर 20 लाख से घट के आपका 15 लाख हुआ है फंड, तो वो 15 लाख है सेबी की निगरानी में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, उसका टेंशन मत लो। हाँ, चूंकि स्कीम जब किसी के साथ मर्ज वर्ज होता है तो कई बार डिले हो जाता है, 2-3 महीने तक आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, निश्चिंत रहो। तो स्मॉल कैप फंड के साथ ये लफड़े होते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं? क्योंकि स्मॉल कैप फंड छोटी छोटी कंपनियों, तुच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा रिटर्न निकाल के देना है। तो तुच्छी कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो भैया वो तुच्छी कंपनियाँ जिस दिन निपटेगी पैसा भी निपट जाएगा ना, इसीलिए तुच्छी कंपनियों में नहीं जाने का। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल एनी टाइम, कभी भी निकाल सकते हो भैया। यहाँ पे लिखा है वर्किंग डे ओनली एक्सेप्ट ELSS। ELSS तो खैर 3 साल बाद ही निकालोगे, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वर्किंग डे, सैटरडे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। और सैटरडे संडे भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो विड्रॉ का, लेकिन आएगा आपको वर्किंग डे में ही। और 2 से 3 दिन के आसपास जब आप आज रिक्वेस्ट डालोगे ना ऐप में, कैसे रिक्वेस्ट डालोगे वो सब हम आगे के सेशन में करेंगे। कुछ नहीं छोड़ूंगा सर, खोपड़ी में जितना सवाल आ रहा है सब कमेंट बॉक्स में लिख डालो, सब कुछ लिख डालो, सब कवर करूंगा मैं। अभी हमारे को 2-3 सेशन और करना है म्यूचुअल फंड का, ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐप में रिक्वेस्ट डालोगे ना कि विड्रॉ, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक में आ जाता है पैसा, ठीक है। हाइयर रिटर्न, ये जितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कोई भी दूसरा सरकारी स्कीम तो देगा नहीं ना। अब ये बड़े कॉमन सवाल होते हैं, अगर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी बंद हो गई तो व्हाट इफ AMC यानी कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी क्लोज, अगर बंद हो गई तो फिर क्या होगा भैया? सर एक चीज़ समझो, एक वर्ड मैंने लिखा है कस्टोडियन होल्ड्स। कस्टोडियन, ये कस्टोडियन क्या होता है? जब किसी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को आप पैसा देते हो ना, मान लो SDFC का कोई लार्ज कैप है, उसमें आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो पैसा अपने पास नहीं रखती, वो तुरंत पीछे कस्टोडियन के पास चला जाता है। कस्टोडियन कौन होता है सर? नॉर्मली ये बैंक्स होते हैं, तो बैंक के पास पैसा चला जाता है। तो कल को म्यूचुअल फंड वाली कंपनी सर HDFC लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का भले ही कस्टोडियन HDFC बैंक है, वो दोनों अलग अलग एंटिटी हैं,
कल को एचडीएफसी वाले म्यूचुअल फंड वाले कंपनी बंद भी हुआ, हालांकि उसके सार बहुत कम होते हैं, बंद भी हुआ तो एचडीएफसी बैंक में पैसा आपका सेफ है। तो आपका पैसा कभी इधर उधर नहीं हो सकता, वो कस्टोडियन में रहता है। वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी अगर बंद भी हो गई तो आपका पैसा सर कस्टोडियन में है, से भी आपको निकाल के देगी पैसा। तो पैसा आपका किधर भी नहीं जाने का, उसका टेंशन छोड़ दो। अगला सवाल ये होता है कि अगर कोई स्कीम बंद हो गया, मान लो एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50-50 स्कीम चल रहे हैं, जिस स्कीम में आप डाल रहे हो वो स्कीम बंद हो गया, वो स्कीम ज़्यादा नहीं चल रहा है, ऐसा कई बार होता है कि स्कीम बंद कर रही है, तो वो स्कीम सर किसी और फंड के साथ उसी कंपनी में मर्ज कर देती है। तो आपका पैसा फिर उस जो नई स्कीम है उसके अकॉर्डिंग बढ़ने घटने लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस या डी प्रोग्रेस करने लग जाता है। ठीक है, तो पैसा आपका जाता कहीं भी नहीं है। अगला सवाल ये होता है कि अगर ब्रोकर बंद हो गया तो, मान लो हम एंजल वन के तहत कर रहे हैं, ग्रो के तहत या जीरोधा, कोई भी ब्रोकर के जरिए आप, इनको ब्रोकर कहते हैं। एंजल वन का जो मैंने लिंक के बारे में बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको केवाईसी कर लेना सर, उसको ब्रोकर कहते हैं। अगर ये ऐप भी बंद हो गया तो कई बार कंसर्न होता है ना, हम 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल तक ऐप ना रहा है, बंद हो गया ऐप, तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है सर। ऐप तो सर एक दरवाजा है सिर्फ, इस दरवाजे के जरिए आप म्यूचुअल फंड कंपनी तक पहुंच रहे हो सर। वो दरवाजा कल को उखाड़ करके कोई फेंक भी दे, क्या फर्क पड़ता है? म्यूचुअल फंड वाली कंपनी तो है ही, आपका कनेक्शन तो वहां से है। और कल को म्यूचुअल फंड वाली कंपनी भी ना रही तो आपका पैसा सर कस्टोडियन में है। आपको एक फोलियो नंबर मिलता है सर, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको ईमेल पे पूरा पीडीएफ आता है, उसमें फोलियो नंबर होता है। बस वो फोलियो नंबर आपके पास होना चाहिए और कुछ नहीं सर। ब्रोकर बंद भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, अपना कनेक्शन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से है। ठीक, ये बड़ा कॉमन सवाल था इसलिए मैंने बीच में गुजर दिया इसको। क्या हो गया भैया, आज ज्यादा नाराज चल रहा ही लग रहा है। ठीक है, आज के सेशन का सर कंक्लूजन, टैक्स सेव करने के पर्सपेक्टिव से आपको मैक्सिमम फंड ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव है आपका तो। ठीक, लोएस्ट रिस्क से साथ बेटर रिटर्न अगर चाहिए देन गो फॉर लार्ज कैप फंड। मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सर लार्ज कैप फंड में है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो मेरी प्रेफरेंस, हर आदमी की प्रेफरेंस देखो इन्वेस्टमेंट में अलग अलग होती है। कोई कहता है हम तो पैसे पर रिस्क, मेरा पैसा चला भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया हमको तो फर्क पड़ता है, हमको तो फर्क पड़ता है। तो हमको 10 का 20 ना हो चलेगा, लेकिन 10 का 5 नहीं होना चाहिए। तो मेरा सबसे ज़्यादा फंड प्रेफरेंस रहता है सर लार्ज कैप में। इसका भी एक बाबूजी है, वो आगे के सेशन में बताऊंगा, इसका भी बाप है वो। मीडियम रिस्क हाईएस्ट रिटर्न चाहिए देन गो फॉर फ्लेक्सी फंड। फ्लेक्सी मल्टी, वो थोड़ा थोड़ा मिड में भी, स्मॉल में भी, लार्ज में भी रीबैलेंसिंग, उठा पटक, इधर से निकाल, उधर गुजर, उधर गुजर, इधर गुजर करते रहते हैं ना। अगर आपको मीडियम रिस्क के साथ हाईएस्ट रिटर्न, वो अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं क्योंकि बैलेंसिंग करते रहते हैं ना। वो इधर से कुछ खतरा हुआ उधर से निकाल लिया, जो अच्छा हुआ उधर गुजर दिया, तो अच्छा खासा रिटर्न वहां भी मिलता है। तो ये कंक्लूजन मैं बता दिया। अच्छा, लाइव डेमो ऑफ चूजिंग बेस्ट फंड विल बी नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम जो करेंगे बेस्ट फंड को चूज कैसे करना है, और लाइव डेमो ऐप में मैं खुद इन्वेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। उस बेस्ट फंड को चूज करने के बाद हम उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में अगर मजा आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे के सेशन में आपको क्या क्या चाहिए, आज के सवाल में क्या कंफ्यूजन हुआ, कुछ सवाल उठा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, सारे सवाल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में, अरे बताइए।